कण और धुआं ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसा हमारा सोचना है। लेकिन भविष्य में उम्र के एक पड़ाव पर हमें पता चलता है कि आधी बीमारियां लाइलाज हो चुकी हैं। व्यस्त जीवन, बढ़ती टेक्नोलॉजी, प्रतिस्पर्धा का दौर, हवा पानी के साथ ही साथ भूमि को तो प्रदूषित होना ही है। क्या हो सकते हैं इन होने वाले प्रदूषण के नुकसान और क्या किए जा रहे हैं इनसे निजात पाने के उपाय? इस बारे में कितना मुस्तैद है हमारा मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? शुरुआत करते हैं नदियों से। वर्ष 2012 से कई क्षेत्रों में मॉनिटरिंग के आधार पर प्रदूषण से निपटने के लिए बोर्ड द्वारा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा कई और कार्य करवाए गए। आइए देखते हैं सिलसिलेवार उद्योगों को जीरो डिस्चार्ज की ओर लाने के लिए आधुनिक उपचार व्यवस्थाओं की स्थापना के निर्देश देने के बाद क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले देखते हैं जबलपुर स्थित नर्मदा जिलेटिन इंडस्ट्री में। पहले यहां से निकलने वाला प्रदूषित जल जन को ही नहीं, जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। इससे होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नर्मदा जिलेटिन इंडस्ट्री द्वारा ईटीपी प्लांट और आरओएमईमी 2016 में स्थापित किए गए हैं। अब इस संयंत्र के स्थापित होने से इंडस्ट्री में एक दिन में सिर्फ 10 mld पानी इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पहले इससे दुगुना पानी इस्तेमाल हो रहा था। पॉल्यूशन बोर्ड के मार्गदर्शन में सबसे पहला प्लांट हमारा जो लगा पानी के ट्रीटमेंट के लिए वो 1980 में लगा, जो कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे आधारित था। और इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, 2003 में हम लोगों ने एक एनारोबिक सिस्टम का प्लांट लगाया, यूएसबी रिएक्टर लगाया। उसको हमने अपने इस प्लांट के साथ में हुकअप किया। फिर हम लोगों ने ये एमई और एटीएफडी प्लांट लगाया जीरो डिस्चार्ज मेंटेन करने के लिए, और वर्तमान में हम लोग इस प्रकार जीरो डिस्चार्ज मेंटेन कर रहे हैं। इसी नदी के अगले पड़ाव पर होशंगाबाद ट्राइडेंट इंडस्ट्री 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टॉवेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसके मैन्युफैक्चरिंग में डाई के इस्तेमाल से निकलने वाले वेस्ट वाटर में हैवी मेटल के अलावा कई और घातक केमिकल्स पाए जाते हैं। बोर्ड के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों के अनुसार इंडस्ट्री द्वारा इस्तेमाल किए गए पानी को इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाइकल कराया जा रहा है। We have taken many initiatives for environment protection, especially the zero liquid discharge system established at Budni is the best example for our efforts on environment protection. Through this system, we are recovering complete water and reusing in our process house. शहडोल जिले की सोन नदी भी प्रदूषण से अछूती नहीं रह सकी। यहां पहले ओरिएंट पेपर मिल अमलई का इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बिना ट्रीट किए सीधे नदी में छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज यहां उपचार उपरांत जल का HRTS यानी हाई रेट ट्रांसपिरेशन ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट की स्थापना से सोन नदी के पानी की क्वालिटी सुधरकर B से A कैटेगरी की हो गई। कैसे समझते हैं? इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये जो अपना ट्रीटेड एफ्लुएंट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं यूरिया एंड डायमोनियम फॉस्फेट, उसके कारण वृक्षारोपण में हेल्प मिलती है और डुअल एडवांटेज मिलता है कि एक तो हमारा ट्रीटेड एफ्लुएंट हमें कहीं बहाने की जरूरत नहीं है और पूरा ट्रीटेड एफ्लुएंट हमारे काम आ जाता है। इसमें लगभग 50 MQ पर डे पर एकड़ हम ट्रीटेड एफ्लुएंट लैंड में यूज़ कर सकते हैं, लैंड इरिगेशन में। इसमें तकरीबन हमारा प्रयास है कि जो 600 एकड़ जो लैंड था जो खाली था उसमें हमने रेजिडेंस फ्रोज बना के अपना प्लांटेशन ओन का किया है और उसमें जो है वी आर यूजिंग ट्रीटेड एफ्लुएंट आवर ओन एंड वी आर डिस्चार्जिंग 0 ड्रॉप ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट टू द रिवर सोन। तो ये सारा प्रयास जो है कंटिन्यूस वी हैव बीन गेटिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम आवर मेंबर सेक्रेटरी एंड हिज टीम एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड देयर टीम मेंबर्स। प्रदेश की सभी सीमेंट इंडस्ट्री में अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कराई गई। यही नहीं, सीमेंट उद्योगों में हजार्डस वेस्ट एवं प्लास्टिक जलाने की व्यवस्था भी की गई है।
कटनी जिले के कैमोर एसीसी सीमेंट इंडस्ट्री में हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की सकारात्मक पहल से 2008-9 में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने एसीसी सीमेंट इंडस्ट्री में प्लास्टिक वेस्ट की को प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित किया। प्रदेश के सीमेंट उद्योगों द्वारा हैजार्डस वेस्ट को भी को प्रोसेस किया जा रहा है, जहां जियो साइकिल यूनिट में हैजार्डस वेस्ट को स्टेप बाय स्टेप बाकायदा लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद अंतिम रूप दिया जाता है ताकि कहीं कोई चूक न हो जाए। इन्वायरमेंटल एडवर्स इम्पैक्ट कोई पाया नहीं गया है, तो ये सेफ टेक्नोलॉजी है और इसको बोर्ड ने नाम दिया था एक्चुअली फाइनल डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि इसके उपयोग होने के बाद में कोई भी किसी भी तरह का वेस्ट या किसी भी तरह का रेजिड्यूज नहीं बचते थे। सारा का सारा वेस्ट जो भी हम फीडिंग करते हैं सारा क्लिंकर के रूप में और बाद में सीमेंट के रूप में बाहर आता है। और अभी तक आप देखें तो लगभग 72,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस हो चुका है। आज हमारे यहाँ 13 सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे 13 सीमेंट क्लिंस में प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। इंदौर शहर जाना जाता है स्टील इंडस्ट्री के हब के रूप में। लगभग सभी छोटी छोटी स्टील इंडस्ट्रीज शहर और उसके आसपास ही हैं, जिसकी चिमनी से निकलने वाला धुआं न सिर्फ वायुमंडल में घुल रहा था बल्कि जीवन के ऊपर भी बैठने लगा था। बोर्ड द्वारा कुछ थोड़े से बदलाव करवाए गए और आज all the smoke has gone. There is not a single percentage smoke in the factory. Implementation of this plant, a bag filter plant, means monetary point of view also our scaling, that is burning loss, has come down substantially. Secondly, coal consumption has also come down. So health hazards has come down, people are having good air to breathe. Secondly, financial point of view also we are very good with it. ये तो थे वो उद्योग जिनकी प्रदूषक नियंत्रण व्यवस्थाओं में बदलाव करके प्रदूषण को रोका गया। लेकिन छोटी हो या बड़ी, सभी फैक्ट्रीज से कई ऐसे हैजार्डस वेस्ट निकलते हैं जो जीवन और पर्यावरण के लिए घातक होते हैं, जिनका असर चंद महीने ही नहीं सालों साल रहता है। ऐसे हैजार्डस वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए धार जिले के पीतमपुर में प्रदेश का एकमात्र एमपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख टन अनुमानित हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। उद्योगों में हर प्रकार के परिसंकट में अपशिष्ट, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, उन वेस्ट को कलेक्ट करके और यहाँ पे उसको इंसिनरेट और लैंडफिल में डिस्पोजल किया जा सकता है। बोर्ड ने हैजार्डस वेस्ट को कंप्लीट ट्रैकिंग की व्यवस्था बनाई है, जिसमें हर एक जो ट्रांसपोर्टर है उसको भी रजिस्टर किया गया है। उनकी गाड़ियाँ पूरी जीपीएस और ट्रेन ड्राइवर्स के साथ सुसज्जित रहती हैं। उनमें विशेष कलर कोडिंग की गई है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार की गई है। ये तो थे वो उद्योग जिन पर बहुत हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण पा लिया गया है। अब जानते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थानों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के बारे में। सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में उपचार के दौरान जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न होता है, जिनका स्वरूप संक्रामक होता है और उचित प्रबंधन और निपटान नहीं किया जाए तो इससे संक्रमण फैलने एवं गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इस बात की गंभीरता को समझते हुए मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी छोटे बड़े अस्पताल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक और अन्य चिकित्सकीय संस्थान को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम 2016 का कड़ाई से पालन करने के लिए न सिर्फ प्रेरित कराया जा रहा है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि संग्रहित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समय पर और सही तरीके से निपटान किया गया है या नहीं। तो इन फैसिलिटीज़ का उद्देश्य ये होता है कि वो अपने क्षेत्र में कार्यरत सभी अस्पतालों में जाकर विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में एकत्रित कचरे को लेकर आते हैं अपनी फैसिलिटी में। जैसे पीले रंग के बैग में जो कचरा आता है उसको भस्म किया जाता है। भस्म करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसको इंसिनरेशन कहते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर पे अपशिष्ट को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। दूसरे जो अपशिष्ट होते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्शन के लिए ऑटोक्लेव्स होती हैं या केमिकल तरीके होते हैं जिससे डिसइंफेक्ट किया जाता है वेस्ट को। डिसइंफेक्शन के बाद श्रेडिंग की जाती है। श्रेडिंग का तात्पर्य होता है कि उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है कि उस वस्तु का पुनर्उपयोग किया जाना संभव ना हो।
तो इस प्रकार कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में एक क्षेत्र में कार्यरत अस्पतालों से कचरा प्रतिदिन या अधिकतम 48 घंटे में एकत्रित किया जाता है और उसे लाकर नष्ट किया जाता है। हमारे पास वर्तमान में 12 ऐसी कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं जो पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। प्रदेश की नगरीय निकायों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए भी बोर्ड जागरूक है। सभी नगरीय निकायों में कचरा प्रबंधन पर्यावरण के अनुकूल सुचारू रूप से करने के लिए शहरी विकास विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं घरों, होटल्स और कई छोटी बड़ी सब्जी मंडियों से निकलने वाले कूड़े कचरे की, जो जनजीवन के लिए बीमारियों का जड़ बना हुआ था, जिसे देवगुरालिया स्थित पहाड़ी पर डंप किया जाता रहा है, जिसकी पहचान कभी गंदगी और बदबू वाली पहाड़ी से जुड़ी थी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से गीले और सूखे कचरे के सेग्रीगेशन के लिए आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया गया है। घर घर कचरा संग्रहण से जो गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर आती हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर जब इसका वेइंग डन हो जाता है, टोटल वेइंग, उसके बाद ये जो है ड्राई इसका जो कंपार्टमेंट का जो कचरा रहता है वो यहाँ पर उसके बकेट में टिप करता है और बकेट जो है फिर हॉपर में उसको जो है टिप करता है। इसके बाद जो है ये ट्रक जो है हुक लोडर्स कहलाते हैं। ये ट्रक, ये हुक लोडर उसके मैकेनिज्म से उसको हुक करता है, अपने ऊपर लोड कर लेता है और ले जाता है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर। यहां से गीले और सूखे कचरे को अलग अलग ट्रकों से लैंडफिल एरिया में पहुंचाया जाता है, जहां गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे से प्लास्टिक, मेटल और अन्य पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होना अनुमानित है, जिसमें से अधिकांश कचरा डोर टू डोर कलेक्शन से एकत्रित हो रहा है और इनके उपचार की व्यवस्थाएं नगरीय निकायों में शनै शनै बनाई जा रही हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि इंदौर में किस तरीके से नगरीय अपशिष्ट का एकत्रण किया जाता है और जो पुराना नगरीय अपशिष्ट जिसे हम लीगेसी वेस्ट कहते हैं उसको एकत्रित करके, उसको समाप्त करके उस भूमि को कैसे मुक्त करा के हरे भरे गार्डन में बदला गया, वो एक विधि है जिसमें खाद बनाई जा रही है। इंदौर की एक और अनूठी पहल बायो मिथिनेशन प्लांट, जिसका रॉ मटेरियल कोई खनिज नहीं बल्कि देवी अहिल्याबाई सब्जी मंडी का वेजिटेबल वेस्ट है, जिससे प्रतिदिन 20 टन बायो सीएनजी प्रोड्यूस की जाती है, जिसका इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के रूप में किया जा रहा है। साथ ही इस प्लांट में उत्तम क्वालिटी की खाद भी तैयार की जा रही है। प्लांट के अपोजिट में चोईथाम मंडी है जो प्रतिदिन 20 टन कचरा उत्पन्न करती है और उस कचरे को ट्रीट करने के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे बायोमिथिनेशन प्लांट लगाया है। यहाँ पर प्रतिदिन जो है 2400 क्यूबिक मीटर जो है मीथेन जनरेट होती है। इसी तरह इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा 245 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। आज यहां पूरे इंदौर के सीवेज वाटर को ट्रीट किया जा रहा है और इस ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल शहर में पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क में हो रहा है। प्लांट लगने के बाद हम लोगों ने ये प्रॉपर सीवरेज लाइनों से ये सीवरेज उठाया है और ये सीवरेज लेने के बाद हम जो इसको क्लीन करते हैं और उसके बाद में जो हमको BOD मिलता है वो <10 मिलता है और मंथली हमारा एक सैंपल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी जाता है। वो कभी भी आकर लेकर चले जाते हैं, तो मंथली एक बार वहाँ पे भी चेक होता है हमारा सैंपल। बोर्ड का एक और अभिनव प्रयास जबलपुर में प्रदेश का पहला और एकमात्र वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से न सिर्फ बिजली का उत्पादन कराया जा रहा है, बल्कि इस दौरान निकलने वाली ऐश का रोड और ईंट बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। जबलपुर में जो कचरा जनरेट होता है हमारा 450 टन के आसपास हमारे को प्लांट पे आता है। नई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है इस पावर प्लांट में। 1080 बैक फिल्टर्स हैं। फिल्टर होने के बाद में उसके बाद स्टैक में चिमनी से होते हुए बाहर निकल जाती हैं गैसेस। दूसरा पार्ट हमारा स्टीम से, स्टीम जो बनती है, स्टीम बनने के बाद में हमारा टरबाइन से टकरा के, तो 1.2 टन स्टीम टरबाइन में टकराने के बाद में जो 1.2 टन फिर एयर कूल कंडेंसर में चली जाती है। वहाँ स्टीम कंडेंस होके पानी वाटर में कन्वर्ट होती है, देन वो वाटर फिर बॉयलर में जाता है। ये हमारा एक साइकिल प्रोसेस है, तो हमारे को पानी भी इसमें रीयूज़ हो जाता है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में बहुत भूमिका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये एक ऐसी इकाई है जो तकनीकी रूप से इन सब चीज़ों की बहुत जानकार है। तो हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपने नगरीय निकायों को गाइडेंस दे सकते हैं, गाइडेंस देते हैं,
उनको समझाइश देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, सही तकनीक चुनने में उनकी मदद भी करते हैं। तो इस तरीके से प्रदेश में के विकास में नगरीय विकास विभाग के साथ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया का सपना जैसे जैसे साकार होता जा रहा है, लगभग सभी घर और उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल हो रहा है। हम सबकी फितरत है, इस्तेमाल आए या नहीं उसे डंप करके रखते हैं और भूल जाते हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हैजार्डस मटेरियल का उपयोग होता है। जनरली जितने कॉर्पोरेट्स है, गवर्नमेंट ऑफिस है, बैंकिंग सेक्टर से, ये सब बल्क यूज़र की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इन सब पर ये रूल्स लागू होते हैं कि अब आपके यहाँ से जो भी ई वेस्ट या ई कचरा जो निकलता है, तो इट इज़ मैंडेटरी कि यू हैव टू गिवन योर ई वेस्ट टू द ऑथराइज रिसाइकलर और डिसमेंटलर। मध्य प्रदेश एक प्रथम स्टेट था जिसने ई वेस्ट का इन्वेंटराइजेशन नियम 2011 के अनुसार कराया था। जो फैसिलिटी है वो 6000 टन प्रति वर्ष की है और उनके यहाँ पे 200-300 टन वेस्ट पर ईयर अभी पहुँच रहा है। और हम लोग सभी बल्क कंज्यूमर को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अपशिष्ट को रिसाइकलर के माध्यम से डिस्पोज करें, ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और कबाड़ी के माध्यम से जो जाता है जिससे प्रदूषण होता है वहाँ वो अपशिष्ट ना पहुँचे। पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर किए जाने वाली जांच में उपकरणों की एक्यूरेसी की बात की जाए तो वो 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा भी तोल कर बता देता है। चलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी यानी सेंट्रल लेबोरेटरी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ये केंद्रीय प्रयोगशाला है जिसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है। यह NABL के अंतर एक्रेडिटेड लैब है और इस लेबोरेटरी में पर्यावरण घटकों के मॉनिटरिंग की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह गैस क्रोमेटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इन उपकरणों के द्वारा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की एनालिसिस का काम करते हैं। PM 2.5 जो एक पैरामीटर है जो हम एम्बिएंट एयर के अंदर मॉनिटर करते हैं, जो वो पार्टिकल जो आपके सांस लेने पे अंदर जाके लंग्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रॉन्स। तो 2.5 माइक्रॉन से बहुत लोअर रेंज होती है, लेकिन रेस्पिरेबल डस्ट है क्योंकि वो, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें वेइंग, जो मॉनिटरिंग के लिए इनिशियल चीज़ होती है वेइंग रहती है, उस लेवल पे लाना रहता है, उस लो लेवल पे लाना पड़ता है, 1 माइक्रोग्राम पे लाना पड़ता है। उसके लिए हम ये माइक्रो बैलेंस, हम 6 डिजिट बैलेंस का यूज किया जाता है की रीडिंग्स को ये दर्शाता है। इस उपकरण का नाम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसके द्वारा हम पर्यावरणीय जो प्रदूषक होते हैं उसमें हैवी मेटल्स की एनालिसिस का कार्य करते हैं। यह उपकरण जो है वो ppm और ppb लेवल तक हमको हैवी मेटल की उपस्थिति पर्यावरणीय प्रदूषकों में बताता है। लेबोरेटरी से निकलकर चलते हैं उद्योगों पर सतत निगरानी रखने के उद्देश्य से एनवायरमेंटल सर्विलांस सेंटर की ओर, जहां पल पल प्रदूषण स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। परिवेशी वायु यानी कि जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है, जो अपने आसपास की वायु है, उसकी भी हम लगातार निगरानी करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम CAQMS हम लोगों ने लगाए हैं शहरों में। उसका लगातार हमें डेटा यहाँ पे इस ऑफिस में, इस कार्यालय में प्राप्त होता है। उसी तरह से उद्योगों में जो चिमनी से प्रदूषण होता है, स्टैक से जो इमिशन होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर SEMS कंटिन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए हैं। उनसे जो धुआं निकलता है तो धुएं में कौन से प्रदूषक हैं, उनकी क्या मात्राएं हैं, ये हम लोगों को यहाँ पर लगातार मालूम पड़ती रहती है। नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण के बीच स्वस्थ जीवन देने के भरसक प्रयास में समर्पित मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सफर को यहीं विराम नहीं लगा, बल्कि आम लोगों को भी पर्यावरण को बचाने में जोड़ने के प्रति भी गंभीर है, जिसके चलते बड़े स्तर पर रैली, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों में क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देता है और हमारा यह प्रयास रहता है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल व्यवस्थाएं हैं वो सतत रूप से चलती रहें और उद्योग क्लीन टेक्नोलॉजी पर आधारित होकर चलें। इसलिए हमने प्रोत्साहन देने के लिए पर्यावरण पुरस्कार योजना भी चलाई हुई है। अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एक संयुक्त दल द्वारा बोर्ड की ऑडिटिंग की गई थी, जिसमें हमें 4th पोजीशन प्राप्त हुई है।
हमारा प्रयास है कि हम अपनी कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करेंगे जिससे कि हम नंबर 1 पोजीशन प्राप्त कर सकें। मेरा ऐसा मानना है कि विधिक प्रावधानों के अलावा जब तक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आम जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बहुत ज्वलंत जो समस्या है वो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की है, लेकिन फिर भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि लोगों के अंदर पर्याप्त जन जागृति नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में आम जनता को इसमें जोड़ें। जन सामान्य से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे साथ में आएँ, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारा सहयोग करें।